गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको न्यूटन के गति का तृतीय नियम पढ़ाएंगे। तृतीय नियम पढ़ा चुके हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए तथा इसका कोई एक उदाहरण समझाइए। या ऐसे भी पूछता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में तुम क्या करोगी, एक उदाहरण लिख दोगी। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। कैसे होगा देखो, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है, या इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो प्रत्येक क्रिया की इसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब तुमने महसूस किया होगा कभी कि इसके एग्जाम्पल से हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो तुम जब बैट बॉल बच्चे खेलते हैं तो तुमने देखा होगा कि जब बैट के द्वारा बॉल पर हम बल लगाते हैं, तो जब बॉल में इसमें हम फोर्स लगा देते हैं तो बॉल आगे चली जाती है। उसके बाद हमारा हाथ की डायरेक्शन क्या होती है, हमारे हाथ की डायरेक्शन पीछे की ओर होती है। कभी भी तुम ध्यान देना और उसको फील करना। तो इसमें होता क्या है कि जब बैट द्वारा बॉल पर फोर्स लगाया जाता है तो बॉल भी एक फोर्स बैट पर लगाती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है। इस और भी उदाहरण, मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके और भी एग्जाम्पल हम तुम्हें समझाते हैं। जब कभी तुमने ध्यान दिया होगा कि जब हम नाव से जैसे हम किनारे पर आ गए, नाव हमारी किनारे पर लग गई और हम क्या करते हैं, किनारे पर कूदते हैं। नाव से हम किनारे पर आते हैं, कोशिश करते हैं, कूदते हैं। तो क्या करते हैं, हम नाव पर फोर्स लगाते हैं। नाव पर फोर्स लगाएंगे, अपने पैर के द्वारा नाव को पीछे ठेलेंगे तो नाव क्या करेगी, एक बल हमारे पैरों पर लगाएगी। हम पीछे की ओर नाव को ठेलते हैं और नाव हमारे पैर को आगे की तरफ ठेलती है, जिसकी वजह से हम कूदकर किनारे पर आ जाते हैं। कभी भी तुम देख लो, ऐसे ही होता है। और भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस में आएंगे तो हम तुम्हें समझाएंगे। ठीक है। तो ये इसकी न्यूटन का नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम किसी भी वस्तु पर कार्य करेंगे तो उतनी ही प्रतिक्रिया दूसरे उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उस पर लगेगी। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है। अब बैट बॉल वाला एग्जाम्पल हमने तुमको समझाया ही है। तो माना एक गेंद बल्ले से टकराती है, तो टकराते समय बल्ला गेंद पर एक बल F1 लगाता है, गेंद बल्ले पर एक बल F2 लगाती है। इसमें एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। दोनों बल अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पर जो ये माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स तो दोनों इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम में यह बात ध्यान देने वाली है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो दोनों ही फोर्स एक वस्तु पर नहीं लगेगा। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाएगी, पहली वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाएगी और दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर बल लगाएगी। एक ही वस्तु पर दोनों फोर्स नहीं लगेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसका एक एग्जाम्पल और हमने समझाया यहाँ पर कि तुमने देखा होगा कि जब कोई भी गनर गोली चलाता है, बंदूक से गोली चलाता है, तो गोली चलाने के बाद उसका जो हाथ है वो पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, बंदूक छोड़ने पर बारूद क्या होती है, एकदम से गैस बन जाती है, और जो कि गैस फैलने के कारण क्या होता है, गोली को आगे की ओर वो क्या करती है,
धक्का देती है। जैसे ही बंदूक छोड़ने पर बारूद एकदम से गैस बन जाती है, जो कि फैलने के कारण गोली को बहुत ज़ोर से आगे की ओर धकेल देती है। परंतु गोली भी गैस पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बंदूक चलाने वाले का हाथ क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है। कभी भी तुम देखना, ऐसा होता है कभी कि अगर हम बंदूक चलाते हैं तो क्या होता है, गोली तो आगे चली जाती है लेकिन हमारा हाथ एकदम से पीछे चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बंदूक चलाते हैं तो उसमें एक बारूद होती है, जो बारूद की वजह से क्या होती है, गैस बनती है। जो गैस क्या करती है, बंदूक की गोली को आगे की ओर धक्का देती है, आगे की ओर धक्का देती है, जिसकी वजह से गोली आगे निकल जाती है अपने एम पर, जहाँ पर भी उसको निशाने पर जो होती है वहाँ चली जाती है। उसके बाद जो गोली होती है, निकलते समय एक फोर्स गैस पर आरोपित करती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है। इसी तरह अभी और भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे आएंगे, क्वेश्चंस इसके आते हैं, काफ़ी आते हैं, तो इसको पढ़ना अच्छे से। फिर दूसरा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसमें क्या है, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको याद करना है। इसके न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कभी कभी आ जाता है, लेकिन अधिकतर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो क्या है, देखो कि अगर मान लो कोई वस्तु है अपना एक सरल विराम अवस्था में है या एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो उस पर अगर हम कोई बल ना लगाएं तो जो उसका संवेग रहेगा ना, तो वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। मान लो कि अगर दो बॉल हैं, अपना सीधे से चली जा रही हैं, लेकिन चलते चलते क्या हो जाए, आपस में टकरा जाए, तो टकराने के पश्चात क्या हो जाएगा, वो तो एक समुदाय, एक वस्तु की हम बात नहीं कर रहे हैं, समुदाय, पूरे जो दो वस्तुएं हैं या दो से अधिक वस्तुएं हैं, उनके पूरे समुदाय का जो संवेग होगा वो नियत रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई बाहर से हमने फोर्स आरोपित कर दिया, उस तीसरा फोर्स उस पर हमने आरोपित कर दिया, चौथा कोई अलग से फोर्स, तो बात अलग है, लेकिन उस पूरे समुदाय का फोर्स संवेग नियत रहेगा। ठीक है, माना M1 और M2 दो पिंड हैं। M1 और M2 द्रव्यमानों के दो पिंड हैं, जो एक चिकने क्षैतिज तल पर क्रमशः U1 और U2 वेग से चले जा रहे हैं। इसके संवेग, मतलब दो पिंड हैं, उनके जो मास हैं M1 और M2 हैं, और उनका जो वेलोसिटी है वो एक चिकने क्षैतिज तल पर अपना आराम से लुढ़क रहे हैं, और उनके जो वेग हैं वो U1 और U2 हैं। और तो उनका संवेग बराबर हमने बताया है कि P बराबर होता है M इंटू V या U कुछ भी कह सकती हूँ। यहाँ पर हमने U माना है M1 U1। पहले वाले पिंड का संवेग है M1 U1 और दूसरे वाले पिंड का संवेग है P2 इक्वल टू M2 V2 M2 U2। ये है, यहाँ पर मैंने V ही लिखा हुआ है, कहीं कहीं U कहीं V मत समझ लो, V है M1 V1 और दूसरे वाले का है M2 V2। ये दो पिंड हैं जिनके संवेग हैं। ये क्या होता है, लुढ़कते लुढ़कते क्या हुए, आपस में टकरा गए। तो इनके पहले जो संवेग थे, संवेग का योग था, और बाद के संवेग का योग क्या होगा, इक्वल होगा। यही बात यहाँ पर हमने कही है, M1 V1 M2 V2। ठीक है, हाँ ये तो यहाँ पर क्या है कि इनके टकराने के पहले इनका जो संवेग था M1 U1 प्लस M2 U2,
M1U2 और M1U1 और M2U2 ये था। और टकराने के बाद इनका संवेग क्या हो गया, M1V1 प्लस M2V2 ये हो गया। तो हमने कहा कि टकराने के पहले के संवेगों का योग और टकराने के पश्चात संवेगों का योग क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इसको करके बताते हैं, तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास दो पिंड हैं जिनके संवेग, ये संवेग दिया हुआ है टकराने के पहले वाले पिंड का संवेग है टकराने के पहले क्या है, संवेग। पहले वाले पिंड का हमने माना है M1U1 और दूसरे वाले का क्या माना है, M2U2। ठीक, अब क्या होगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, उसको हमने माना है M1, भार तो वही रहेगा क्योंकि पिंड को तो हमने चेंज किया नहीं है। चेंज क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो टकराने के पश्चात M1V1, पहले वाले की क्या हो गई, M1V1 और दूसरे वाले की क्या हो गई, M2V2। ये हमने कहा कि ये बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका पक्षांतर करते हैं सॉल्व करने के लिए। M1U1, जब इसको हम इधर लाएंगे इस वाले को, तो क्या हो जाएगा, माइनस M1V1 और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो गया M2V2 माइनस M2U2, ये हो गया। हमने इसको, यहाँ भी M1 है तो M1 क्या हो गया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, U1 माइनस V1 और इधर क्या हो गया, इधर हो जाएगा तुम्हारा M2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, V2 माइनस U2, ये बचा U2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा V1 और U1 और ये M2 और इसको ये ऐसे लिख दो, V2 माइनस U2। ठीक है, ये देखो मैंने इसको समझाया तुम्हें कि अगर मान लो दो पिंड हैं तो उनके जो संवेग होंगे टकराने के पहले और टकराने के पश्चात, उन दोनों का योग क्या होगा, बराबर है। मतलब कहने का मतलब है कि उनके संवेग में जो परिवर्तन होगा वो दोनों में इक्वल होगा, बराबर होगा। अब हम क्वेश्चंस करवाते हैं तुम लोगों को। क्वेश्चंस हमने तुम्हें नोट्स में भेजा था, उसको देखते हैं क्या है। ये देखो, हमने क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न से स्टार्ट किया है। तो अब इसको समझो कैसे होगा। 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड का परिणामी बल क्या होगा। अब तुम सोचो, तो क्या पूछा है, परिणामी बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है M इंटू ए। F बराबर क्या होता है, M इंटू ए होता है।
यहाँ पर तुम्हारा ए क्या है, ए कैसे ज़ीरो हो गया, त्वरण कैसे ज़ीरो हो गया? जब वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो वेग परिवर्तन की दर हम क्या निकालेंगे, यानी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर v1 भी वही और v2 भी वही है, यानी पहले भी वेग वही था और बाद में भी वेग वही है। यहाँ पर a बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 होता है। और हम यहाँ पर हमसे क्या कहा है, नियत चाल से जा रहा है, मतलब उसके चाल में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, जिस चाल से जा रहा है उसी चाल से जा रहा है, यानी v भी वही है और v2 भी वही है और v1 भी वही है। तो v से v गया तो क्या हो गया, ज़ीरो, यानी वेग परिवर्तन दर हमारी शून्य है, वेग परिवर्तन शून्य है। तो हमारा कोई जब फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा, पिंड में परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। जब कोई इसकी वेलोसिटी या चाल चेंज नहीं हो रही, चाल नहीं बदल रही, वेग नहीं बदल रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा, शून्य होगा। अब हमसे पूछा है बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक हमने कई बार तुमको बताया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण में क्या संबंध होगा, तो ये F बराबर होता है m/a। और भी किस तरह से घुमाकर पूछ सकता है, देख तुमको समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है एक समान त्वरण से। ठीक है, अगर एक किसी वस्तु पर नियत बल लगाएं तो वस्तु की गति कैसी होगी, एक समान त्वरण से। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसका छठा क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड में नियत चाल से गतिमान है। एक पिंड है 2 किलोग्राम का जो कि नियत चाल से गतिमान है। नियत बल लगाने पर पिंड पहले सेकंड में 3 मीटर चलता है, अगले सेकंड में 1 मीटर चलता है। पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा, तो इसको मैंने निकाल कर तुम्हें दिखाया है। तो तुम सोचो, एक 2 किलोग्राम का एक पिंड है, वो एक उस पर हम नियत बल लगाते हैं तो 1 सेकंड में वो 1 मीटर चलता है। पहले वो 1 सेकंड में पहले 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है, फिर अगले 1 सेकंड में कितना चलता है, 1 मीटर चलता है, 1 सेकंड में चलता है। बात को यहाँ से ही हमको समझना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 सेकंड में। तो हमने ये परिभाषा में तुम्हें बताया गया है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, वस्तु की एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, वस्तु की चाल होती है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में चली गई दूरी 3 मीटर है ना, तो ये क्या हुई, 3 मीटर पर सेकंड वस्तु की क्या हो गई, चाल हो गई। 1 मीटर, और अगली बार भी वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, यानी ये भी क्या है, वस्तु की चाल हो गई। 1 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो गई। 1 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है वही वस्तु की क्या होती है, चाल होती है। या 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, वस्तु की चाल होती है। यहाँ पर क्या है, 1 सेकंड में चली गई दूरी 3 मीटर है और अगले 1 सेकंड में चली गई दूरी 1 मीटर है, यानी ये दोनों ही वस्तु की चाल है। पहली चाल क्या है, पहला 3 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग है और दूसरे में 1 मीटर पर सेकंड अंतिम वेग है। यही हमने देखो लिखा है, m = 2 kg, यहाँ लिखना चाहिए था 2 kg, और हमारा u क्या है, 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर kg होना चाहिए था, ये हमने a लिख दिया है। तो ये हो गया। तो अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, हमने निकाल लिया त्वरण निकाल लिया, कितना आया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण हमारा निकल आया। और हमसे क्या पूछा है, पिंड पर लगने वाला फोर्स, तो हमें F बराबर m/a पर मालूम है, m हमने निकाल लिया, m हमको पता है 2 kg का है, और हमने त्वरण निकाल लिया, तो हमारा फोर्स कितना आया, -4 न्यूटन। ठीक है, समझना। इसके बाद नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा है। 7वां क्वेश्चन है,
5 किलोग्राम का एक पिंड ए 10 किलोग्राम के पिंड बी पर 5 न्यूटन का बल लगाता है। पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल हो बताओ। अभी अभी हमने तुमको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझाया था, जिसमें हमने तुमसे बताया था कि अगर कोई पिंड किसी भी दूसरे पिंड पर फोर्स लगाता है तो दूसरा पिंड भी उतना ही बल पहले वाले पिंड पर विपरीत दिशा में लगाएगा। पहला वाला पिंड कितना बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है बी पर, तो बी भी ए पर कितना बल लगाएगा, 5 न्यूटन का ही लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यही बात हमने यहाँ पर लिख भी दी है, 5 न्यूटन का, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पिंड ए जितना बल बी पर आरोपित करता है उतना ही बल पिंड बी भी ए पर आरोपित परंतु विपरीत दिशा में लगाएगा।